मनीष झा हमारे सहयोगी तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश पहुंचने वाला पहला चैनल TV9 भारतवर्ष आपको इस वक्त दिखा रहा है कि आवामी लीग के मुख्यालय का क्या हश्र दंगाइयों ने किया है, कैसे इसे आग के हवाले कर दिया गया, कैसे इसमें तोड़फोड़ की गई। मनीष, ये बताइए कि जब दंगाई यहां पर मौजूद थे, इस मुख्यालय को जब आग के हवाले किया जा रहा था, उस वक्त क्या आवामी लीग के कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर, नेता भी मौजूद थे? क्या कुछ लोगों की जान भी गई है जिस तरह से दंगाइयों ने इसे निशाना बनाया उसके बाद? देखिए, जिस वक्त दंगाई यहां पर पहुंचे या प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे और उसके तुरंत बाद इसको आग के हवाले किया गया, कहा तो यही जा रहा है कि उस समय यहां पर लोग मौजूद थे, लेकिन अभी फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर ये सूचना देने की स्थिति में नहीं है कि यहां पर जो लोग मौजूद थे क्या उसमें कोई मारा गया या नहीं। लेकिन इस बीच गंगा, जरा आगे भी बढ़ते चले, हम समीर के सवाल का जवाब भी दें और साथ ही साथ और ऊपर जाकर वहां से दिखाने की कोशिश करें। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थे वो जिस तरीके से, अगर मैं आपको कहूं अवामी पार्टी लीग मुख्यालय को जिस तरह से जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया, इसका मतलब यह है कि जलाने से पहले वो अंदर आए थे, क्योंकि जो स्थिति यहां बता रही है कि इसका मतलब पहले उन्होंने इसको तोड़ा, इसको बुरी तरह से ध्वस्त किया और उसके बाद जो है तोड़फोड़ के बाद तब उन्होंने फिर इसमें आग लगाई और वो चीज़ें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर अवामी लीग के समर्थक थे तो जाहिर है कि उन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उन पर भी टूटा। यहाँ पर जो आने वाले लोग थे प्रदर्शनकारी, उसमें सबसे अधिक मात्रा में छात्र थे और चूंकि छात्र थे तो वैसी स्थिति में उनका जो अवामी लीग के प्रति गुस्सा था वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और ये देखिए, हम इस कमरे में मौजूद हैं, इसके ठीक आसपास की लोकेशन को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये वो बिल्डिंग है जहां से हुकूमत चलती थी, ये वो बिल्डिंग है जहां से शेख हसीना बांग्लादेश पर 15 साल तक राज करती आई। लेकिन उस राज का अंत कैसे हुआ? इसके बाद अगर शेख हसीना या उनके बेटे ये दावा करते हैं कि वो बांग्लादेश की सत्ता में फिर से वापसी करेंगे, तो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, वो TV9 के कैमरे पर ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात करने में ये साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा है कि शेख हसीना के प्रति जो उनका गुस्सा है वो कम नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। और ऐसी स्थिति में उनके लिए राजनीतिक सफर आसान करना, यहाँ 2-3 तस्वीरें और मैं दिखाना चाहूँगा। एक तस्वीर जो भारत के हर व्यक्ति के दिल से जुड़ी हुई तस्वीर है, इसको भी यहाँ पर दिखाया गया था। ये देखिए, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जो सरेंडर किया था, उसकी जो प्रतीकात्मक तस्वीर थी उसको भी यहाँ पर यहाँ चित्रित किया गया है। तो बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर शेख मुजीब की यहाँ पर जो एक तस्वीर है या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उस समय लिबरेशन को लेकर, तो इसीलिए आप सोचिए कि जो बांग्लादेश की आज़ादी का प्रतीक बना हुआ पार्टी था, उसका मुख्यालय की ये कंडीशन, और इस कंडीशन के साथ जब आज ये हालत है, तो आप सोचिए कि क्या शेख हसीना के लिए, उनकी पार्टी के लिए बांग्लादेश की सत्ता में वापसी करना आसान है? मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो असंभव सा ही दिखता है। वो इसलिए क्योंकि बात केवल पार्टी मुख्यालय के जलाने, तोड़फोड़ करने तक सीमित नहीं है। इस वक्त अवामी लीग के समर्थक जो कि पिछले एक हफ्ते से, या फिर कहें जिस दिन से कोटा को लेकर, आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ, उसके बाद से वो चुपचाप बैठे थे, अब वो दोबारा से वो कसम खाकर निकले हैं कि वो सत्ता में वापसी करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अवामी लीग को अगर जिंदा रहना है, उनके समर्थकों को सुरक्षित रहना है, तो उन्हें सत्ता में आना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ BNP पार्टी जो पिछले कई सालों से हाशिए पर खड़ी थी, वो चाहती है कि अब अगर लोकतंत्र की बहाली हो तो उसका सीधा सीधा फायदा उन्हें मिलेगा। मोहम्मद यूनुस अभी फिलहाल अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, लेकिन सड़कों पर अभी राज जो है वो आर्मी का चल रहा है, छात्रों का चल रहा है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, TV9 के कैमरे के जरिए दुनिया भर को दिखाने की कोशिश की है। तो इस वक्त ये है ढाका, ये है बांग्लादेश, और इस बांग्लादेश का आगे भविष्य क्या होगा ये इसके बाद तय होगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों के जो फैसले होंगे उससे बहुत हद तक निर्भर करता है कि आगे बांग्लादेश क्या होगा। चूंकि वो हमारा पड़ोसी देश है, इसीलिए भारत के लिए भी ये बेहद कंसर्न रखने वाली बात है। जी बिल्कुल मनीष, और जो भविष्य होगा बांग्लादेश का, इसको लेकर अभी भी तमाम जो अनिश्चितताएं हैं वो जारी। हमारे साथ संजय भारद्वाज सर है, जो कि एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। संजय भारद्वाज सर, जिस तरह से अवामी लीग लगातार ये बोल रही है कि एक बार फिर से वो बांग्लादेश के अंदर खड़ी होगी, लेकिन जो आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी है अवामी लीग के हेडक्वार्टर से ही, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आपको वास्तविक लगता है, वास्तविकता के करीब लगता है? ऐसे में जब अवामी लीग की मुखिया
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां पर नहीं है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद, उनकी अपील के बाद भी जब अब बीएनपी और अवामी लीग आमने सामने आ गए हैं, हिंसा का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, तो क्या हालात आपको बनते हुए नजर आ रहे बांग्लादेश में? करुणा, देखिए 2-3 बिंदु मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात कि हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अभी की सरकार की प्रायोरिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इनके पीछे मोहम्मद यूनुस और स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्टिंग छात्र रहे हैं, उनके पीछे अगर कोई ताकत है तो ये समझना पड़ेगा कि दो ही ताकत है, एक अमेरिका है, एक जमात है। जमात इस्लाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों का नेक्सेस है, दोनों इनके पीछे खड़े हुए हैं। तीसरी बात की जो आपने सवाल किया अवामी लीग और बीएनपी का, बेसिकली दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रही हैं जिनमें कन्फ्रंटेशन रहा है। अवामी लीग का जिस तरीके से एक बाहर निकल के गोपालगंज और तूतीपारा जो है वो बंगबंधु मुजीबुर रहमान के अपना घर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से एक रेसिस्टेंस क्रिएट करना निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्रिएट करेगा मोहम्मद यूनुस के लिए और प्रोटेस्टिंग छात्रों के लिए, क्योंकि वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका बैकिंग जमात इस्लाम और हिफाजत इस्लाम से है। ये तो मान के चलिए कि, और एक बात मैं और यहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ, एकमात्र जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका पैन बांग्लादेश प्रेजेंस है वो अवामी लीग है। अमेरिका और जमात के साथ ट्रेडिशनल राइवलरी है। 1971 में दोनों, अमेरिका और जमात पाकिस्तान के साथ खड़ा था और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो अमेरिका का एक बड़ा रोल है। संजय भारद्वाज साहब, इस बात का जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी मनीष झा ने थापड़ साहब दिखाई, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में अवामी लीग, वो पार्टी जो बांग्लादेश की सत्ता चला रही थी पिछले 15 साल से, उसके कार्यकर्ताओं में कितना गुस्सा होगा बीएनपी के लिए। अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो किस तरह की स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में पैदा हो सकती हैं? देखिए, अगर आप ये सिचुएशन देखना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ। हसीना इलेक्शन, ये जो पिछला इलेक्शन जीती है वो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं आप कह सकते, क्योंकि एक पार्टी को आपने बैन कर दिया, दूसरी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और आपने 230 के करीब 400 में से सीट ले ली, 60-70 आपके इंडिपेंडेंट हो गए, तो आपकी मेजॉरिटी आप जो चाहती वो किया। तो एक रोष है, एक एंग्स्ट है उसके अगेंस्ट जनता में। और ये जो स्टूडेंट मूवमेंट हुई, इसके चलते शुरू में स्टूडेंट मूवमेंट थी, बाद में जमात इस्लामी और बीएनपी ने भी अपने इसको बीच में घुस गए और उन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश की। और जो सिचुएशन अब निकली है, मुझे कोई शक नहीं है कि थोड़े दिन में सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि आर्मी कमिटेड है, पुलिस भी, और मोहम्मद यूनुस भी एक बड़े रिस्पेक्टेड लीडर हैं, तो उनको सपोर्ट भी है यूएस की। तो थोड़े दिन में सिचुएशन आ जाएगी। जैसे अब राइट्स होते हैं तो ऐसा होता है कि 8-10 दिन 15 दिन रहता है क्योस, लेकिन ये कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन मैं आगे की देखता हूं कि अवामी लीग, चाहे पैन बांग्लादेश प्रेजेंस है, अगले 3-4-5 साल में उसको टाइम लगेगा। इनफैक्ट मैं इसमें एक नई चीज सजेस्ट देखना चाहता हूं। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, आपको याद होगा असम में असम गण परिषद जैसे 85 अकॉर्ड के बाद बनी थी, प्रफुल्ल महंता। मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट्स की पार्टी, मेरे को लगता है एक स्टूडेंट्स की पार्टी इमर्ज करेगी जो एक मेजर पार्टी बन सकती है इस कियोस्क में, इस वैक्यूम में। और लगातार सर हम देख रहे हैं थापर सर कि जो वहां पर छात्र नेता है, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनका लगातार शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बड़ा रोल नजर आ रहा है। हमारे साथ एयर मार्शल राजेश कुमार सर भी है। राजेश कुमार सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन हालातों के बीच आर्मी का रोल, आपको सेना का रोल वहां पर क्या नजर आता है? क्योंकि तख्ता पलट में भी एक जो मेजर रोल है वो प्ले किया गया था, और अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि ढाका में हम देख रहे हैं सेना वहां पर सड़कों पर उतरी है, लेकिन इसके बावजूद जो इंटीरियर के इलाके, अंदरूनी इलाके हैं बांग्लादेश के, वहां पर हिंसा का दौर नहीं थमने का नाम ले रहा। करुणा, ये जो आर्मी है इसका रोल पूरे बैकग्राउंड में रहा है, वो सामने खुलकर नहीं आई है। इंटरिम पहले जब शेख हसीना
देश छोड़ के गई तो आर्मी ने कमान संभाली थी, लेकिन तुरंत ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करके और यूनुस साहब को सत्ता सौंप दी गई। लेकिन जो आर्मी जिस तरह से पहले वो एक दिन गई और हिंदू के टेम्पल्स वगैरह के सामने खड़ी हो गई, फिर दूसरे दिन वो निकल आई बाहर, तो मेरे को लगता है कि आर्मी के बीच में भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो किस साइड जाए, क्योंकि लगता है कि जो सपोर्ट जमात का जो है स्टूडेंट्स के ऊपर है, उसको देख करके आर्मी थोड़ी कंफ्यूज हो गई है कि क्या हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहें या उनको अपोज करें। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हालांकि वो पीछे से अपना सपोर्ट दे रही है सबको, लेकिन सामने आने की उस पोजीशन में नहीं है। और मेरे को लगता है कि ये जो आर्मी है ये अभी जब डिसाइड करेगी कि मैं किसके पीछे अपना वेट थ्रो करूं, वही जो है फाइनल गवर्नमेंट फॉलो करेगी। और इसीलिए ये हिंसा अभी भी जारी है। नहीं तो जो गुस्सा स्टूडेंट्स का था वो थम जाना चाहिए था, क्योंकि तख्ता पलट तो हो गई है और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट भी आ गई है। तो ठीक है, हो सकता है कि उनका आवामी लीग के साथ गुस्सा हो तो पर हिंसा को वो राजनीतिक तरीके से उसको हल कर सकते हैं, उसमें हिंसा बिल्कुल सही बात है। और अब अगर हिंसा हो रही है तो वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, क्योंकि अब सेना और अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह की हिंसा को रोकना, दंगाइयों पर काबू पाना।